आइए इस वीडियो की सहायता से हम आपको त्रिभुजों के सर्वांग समता की जो कसौटियां हैं उसके बारे में बताएंगे। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया है, उनकी क्या कसौटी है। तो हम आपको 5 कसौटियां बताएंगे। पहला कसौटी है भुजा 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 सर्वांग समता। इसे शॉर्टकट में कहते हैं एस एस एस। एस का मतलब होता है साइड, यानी साइड साइड साइड। भुजा 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 सर्वांग समता। और दूसरी कसौटी है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। इसे शॉर्ट में कहते हैं एस ए एस। एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, एस मतलब साइड, साइड एंगल साइड। और तीसरी जो कसौटी है वो कोण भुजा कोण सर्वांग समता है। इसे शॉर्ट में कहते हैं ए एस ए, एंगल साइड एंगल। चौथी कसौटी है कोण कोण भुजा सर्वांग समता। इसे शॉर्ट में कहेंगे ए एस, एंगल एंगल साइड। और पांचवी कसौटी है, पांचवा जो क्राइटेरिया है वो समकोण त्रिभुज के लिए है। समकोण त्रिभुज के लिए सर्वांग समता की जो कसौटी है समकोण कर्ण भुजा। इसे शॉर्ट में कहेंगे आर एच एस। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब साइड। चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे भुजा 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 सर्वांग समता। दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की पहली कसौटी जो हम आपको बता रहे हैं, पहला क्राइटेरिया जो हम आपको बता रहे हैं वो है भुजा 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 सर्वांग समता। तो आप देख रहे होंगे आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दो त्रिभुज ही सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होने के लिए दो त्रिभुज होना आवश्यक है। तो एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब त्रिभुज ए बी सी की यदि तीन भुजाएं त्रिभुज पी क्यू आर की तीन भुजाओं के बराबर हों तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब जैसे त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी वो बराबर हो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू के, उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी बराबर हो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर के, उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी जो है वो बराबर हो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी की तीन भुजा त्रिभुज पी क्यू आर की तीन भुजा के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। ये जो आप देख रहे हैं सर्वांग सम का चिन्ह है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार से आपने जान लिया है कि दो त्रिभुज के सर्वांग सम होने की पहली कसौटी क्या है। अब आइए हम दूसरी कसौटी के बारे में जानते हैं। अब दूसरी जो कसौटी है, दूसरा जो क्राइटेरिया है वो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता है। अब हमने वही त्रिभुज लिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। अब त्रिभुज ए बी सी की कोई दो भुजा त्रिभुज पी क्यू आर की कोई दो भुजा के बराबर हो जाए। मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी वो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू के बराबर है, और त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी की दो भुजा त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजा के बराबर हो गई। और सर्वांग सम करने के लिए जितनी भी कसौटियां हैं सब में तीन अंग बराबर करने होते हैं। तो तीसरा जो चीज़ बराबर होना चाहिए वो इन दोनों बराबर भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। इनका मध्यस्थ कोण बराबर होना चाहिए। इन बराबर भुजाओं का जो मध्यस्थ कोण है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए है और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी है। तो कोण ए बराबर है कोण पी के। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ यह बताना जरूरी है कि कोण ए कोण पी के बराबर होना चाहिए, ना कि कोण बी कोण क्यू के, कोण सी कोण आर के। अगर कोई दूसरा कोण बराबर है, तीसरा कोण बराबर है, तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकते। इस सर्वांग समता से हमें जो दो बराबर भुजाएं हैं उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ ऊपर आप हेडिंग में देखिए लिखा हुआ है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। दो भुजाएं हैं और उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब चलिए अगला जो कसौटी है उसे देखते हैं। अगला क्राइटेरिया क्या है? तीसरा जो क्राइटेरिया है सर्वांग सम होने का वो है कोण भुजा कोण सर्वांग समता। अब इसमें हमने दो त्रिभुज, वही दोनों त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो दोनों त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? एक त्रिभुज के दो कोण और मध्यस्थ भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के दो कोण और मध्यस्थ भुजा के बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब चलिए हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। ए बी सी में अगर दो कोण बराबर कर ले जाएं त्रिभुज पी क्यू आर के दो कोण के, जैसे हमने बराबर कर लिया, मान लेते हैं कि कोण ए बराबर है कोण पी के। त्रिभुज ए बी सी में
कोण ए बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी के। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के कोण क्यू के। अब जो तीसरा अंग बराबर होना चाहिए वो इन दोनों बराबर कोणों के बीच की भुजा, इनकी जो मध्यस्थ भुजा है वो बराबर होनी चाहिए। कोण ए के बराबर कोण पी है, कोण बी के बराबर कोण क्यू है। अब इन बराबर कोणों के मध्यस्थ कौन सी भुजा है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी है और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू है। तो ए बी बराबर होनी चाहिए पी क्यू के। तो हम अगर ए बी को बराबर कर ले जाएं पी क्यू के तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार से दो त्रिभुज सर्वांगसम होने के लिए जो तीसरी कसौटी है वो एक त्रिभुज का दो कोण एक मध्यस्थ भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एक मध्यस्थ भुजा के बराबर होना चाहिए। अब आइए देखते हैं चौथी कसौटी क्या है, चौथा क्राइटेरिया क्या है। चौथा जो क्राइटेरिया है वो कोण कोण भुजा सर्वांग समता है, AAS। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, हमारे पास दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC के कोई दो कोण, तीनों कोणों में से तीन अंतः कोण होते हैं त्रिभुज में, कोई दो कोण त्रिभुज PQR के किसी दो कोण के बराबर हो जाए। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोण A बराबर है त्रिभुज PQR के कोण P के, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर है त्रिभुज PQR के कोण Q के। तो दो कोण के बराबर हो गए, त्रिभुज ABC के दो कोण त्रिभुज PQR के दो कोण के बराबर हो गए। अब तीसरा क्या चीज़ बराबर करना है? तीसरा कोई भुजा, जैसे BC हम बराबर कर ले जाएं QR के या BC बराबर हो PR के, तब भी सर्वांगसम हो जाएगा। तीसरे अंग में कोई भी भुजा हो सकती है। तो किसी त्रिभुज का अगर दो कोण एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, क्योंकि इसके दो कोण एक भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के दो कोण एक भुजा के बराबर हैं। अब आइए देखते हैं पांचवी कसौटी क्या है। दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की जो पांचवी कसौटी है वो है RHS, समकोण कर्ण और भुजा सर्वांगसमता जो है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए है। अगर दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं तो उनमें एक त्रिभुज का समकोण कर्ण और एक भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के समकोण कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B जो है वो 90 अंश का है और त्रिभुज PQR में कोण Q जो है वो भी 90 अंश का है। तो हमने दो समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे? अगर इस त्रिभुज ABC में जो समकोण है अर्थात कोण B त्रिभुज PQR के कोण Q के बराबर हो, कोण Q भी अगर 90 अंश का हो, कोण B 90 अंश होना चाहिए और कोण Q जो है वो भी 90 अंश होना चाहिए। तो एक चीज़ ये बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लिख देते हैं कोण B बराबर है कोण Q के। अब दूसरा क्या चीज़ बराबर होना चाहिए? H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। अब कर्ण इसमें कौन है? त्रिभुज ABC में कर्ण AC है और त्रिभुज PQR में कर्ण जो है वो PR है। तो इस प्रकार से AC बराबर होना चाहिए PR के। तो चलिए हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे AC बराबर है PR के। अब तीसरा जो अंग है वो क्या बराबर होना चाहिए? त्रिभुज ABC में कोई एक भुजा, कर्ण को तो हमने कर्ण के बराबर लिख दिया है। अब एक भुजा जो बाकी दो भुजाएं हैं जैसे AB और BC हैं, मान लेते हैं BC जो है वो बराबर है त्रिभुज PQR के किसी एक भुजा बाकी के कर्ण को छोड़कर। PQ है और QR है तो मान लेते हैं QR के बराबर है। BC अगर QR के बराबर है तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज ABC वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। इस प्रकार से हमने दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की आपको 5 कसौटियां बताई हैं। इनमें से किसी एक कसौटी का प्रयोग करके, किसी एक क्राइटेरिया का प्रयोग करके आप दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर ले जाएं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? हम सर्वांगसम अगर कर ले जाएं तो क्या फ़ायदे हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। आपके सामने दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। मान लेते हैं कि जो 5 कसौटियां हैं उनमें से किसी एक कसौटी से, किसी एक क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो त्रिभुज ABC वो सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, हमने इसको लिख लिया। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो एक त्रिभुज को अगर दूसरी त्रिभुज के ऊपर उठा करके रखा जाए तो वो एक दूसरे पर पूरी तरह से फिट बैठ जाएंगे, यानी एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा। जैसे हमने त्रिभुज PQR को उठा करके त्रिभुज ABC के ऊपर रख लिया तो त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR पूरी तरह से ढक लेगा। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि शीर्ष A जो है
वो शीर्ष P पर पड़ता है, शीर्ष B जो है वो शीर्ष Q पर पड़ता है, शीर्ष C जो है वो शीर्ष R पर पड़ता है, भुजा AB जो है वो PQ पर पड़ती है, भुजा BC जो है वो QR पे पड़ती है, भुजा AC जो है वो PR पे पड़ती है। तो जो भुजा जिस भुजा पे पड़ती है और जो शीर्ष जिस शीर्ष पे पड़ता है, जो कोण जिस कोण पे पड़ता है, जैसे कोण A कोण P पे पड़ता है, कोण B कोण Q पे पड़ता है, कोण C कोण R पे पड़ता है। तो जो भुजा जिस भुजा पे पड़ती है, जो शीर्ष जिस शीर्ष पे पड़ता है, जो कोण जिस कोण पे पड़ता है, उसे हम कहते हैं संगत भाग। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग हो गए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। किसी भी कसौटी से मान लेते हैं यहाँ पे हमने भुजा 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 सर्वांग समता से इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम किया था। तो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होने से जो पहला फायदा है वो इनके संगत अंग बराबर लिख सकते हैं। और चलिए हम दूसरा फायदा भी आपको बताते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो बराबर है त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटियाँ क्या हैं और इससे हमें क्या फ़ायदे हैं। हम मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।